देखिए, आज पूरे देश में इंडी गठबंधन ने जो संसद में महिलाओं का विरोध किया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का, उस निमित्त पूरे देश में महिलाओं में आक्रोश है। आज उसी संदर्भ में आप सभी मीडिया बंधुओं से उस विषय पर हम आप बात करना चाहते हैं। मीडिया के सभी साथी आए हुए हैं। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने आया जो देश की 70 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों से सीधे जुड़ा है। यह विषय नारी शक्ति बंधन अधिनियम और संसद में जो हुआ उसका सच है। आप जानते हैं कि 2014 में ही जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से ही मातृशक्ति के लिए जो जमीन से जुड़ा मुद्दा था, उस विषय को उन्होंने अमली जामा पहनाया। चाहे इज्जत घर का बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे गैस कनेक्शन की बात हो, ऐसे कई गंभीर मुद्दे जो मातृशक्ति को 70 साल राज करने के बाद भी कांग्रेस ने महिलाओं के लिए नहीं किया, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सिर्फ भाषण का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसे जमीन पर उतारा। 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया और लोकसभा में 33% आरक्षण के सपने को कानूनी अमली जामा पहनाया गया। लेकिन मोदी जी यहीं नहीं रुके। 16 अप्रैल 2026 को एक विशेष सत्र बुलाकर 3 विधेयक संसद में पेश किए। उसमें संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधेयक, ताकि 2029 का जो चुनाव हो, उस चुनाव में यदि परिसीमन होता और ये अधिनियम पास होता तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता और पूरे देश में या यूँ कहें कि राज्य में भी महिलाओं की संख्या यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में और सदन में उनका भागीदारी सुनिश्चित होता। 17 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, लेकिन कांग्रेस, राजद, सपा, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और पूरे महागठबंधन ने मिलकर इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया, जिसका आक्रोश पूरे भारतवर्ष में महिलाओं में है कि आने वाला चुनाव और अभी जो बंगाल में चुनाव होने वाला है 29 तारीख को और जो 23 तारीख को हुआ, उसमें भी ये दिखा कि महिलाओं ने काफ़ी आक्रोश दिखाया और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट करने का संकेत दिया। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था। ये जो पारित होना था, उसको जो गिराया गया था, इंडी गठबंधन के पूरा तरह से वो सुनियोजित था। देश की आधी आबादी के सपनों को कुचलने का षड्यंत्र था। बिल गिरते ही जिस तरह कांग्रेस सहित इंडी दलों के सदस्यों ने संसद में जश्न मनाया, वह दृश्य पूरे देश ने देखा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यह अशोभनीय नहीं था? क्या यह देश की नारी शक्ति का अपमान नहीं था? और फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह तक कह दिया कि बिल का गिरना संविधान की जीत है। अब सोचिए, बिल गिराया भी और वो कह रहे हैं कि ये संविधान की जीत हुई है। यानी नारी का अपमान
जो बिल था उसको गिराया, अपमान करके वो करें कि ये संविधान की जीत है। तो क्या 70 करोड़ महिलाओं के अधिकारों को रोकना ही कांग्रेस के लिए संविधान है? कांग्रेस और उसके सहयोगियों का इतिहास महिलाओं के साथ छल और देरी का इतिहास रहा है। 60 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर महिलाओं के हितों के विरुद्ध खड़े रहे। 2010 में जब महिला आरक्षण बिल लाया गया तब भी इन्हीं लोगों ने वही बहाना बनाए, वही रोड़े अटकाए और आज 2026 में वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। इनका पूरा रिकॉर्ड बताता है कि महिलाओं के अधिकार इनके लिए सिर्फ भाषण का विषय है। विपक्ष ने ओबीसी महिलाओं के नाम पर राजनीति किया और इसको रोकने का तर्क दिया, लेकिन यह केवल एक बहाना है। जिन लोगों ने दशकों तक ओबीसी और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया, ये केवल तो छलावा है, बहाना है। यदि ये आज ओबीसी का बहाना बना रहे हैं कि ओबीसी को पहले आरक्षण दिया जाए, तो क्या अभी तक जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो महिला लड़ रही है, उसमें ओबीसी नहीं लड़ रही है? ये एक बहाना है। महिला के विरोध में एक सशक्त उनका विरोध है। 2010 में भी यही बहाना था और आज 2026 में भी वही। इससे साफ होता है कि इनकी मंशा महिलाओं के अधिकार को देना नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को उलझाकर ये रखना चाहते हैं। राहुल गांधी और उनके साथियों ने दक्षिण भारत का नाम लेकर एक झूठ और भ्रामक नैरेटिव फैलाया कि इस परिसीमन से दक्षिणी राज्यों का नुकसान होगा, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? दक्षिणी राज्यों की वर्तमान में लोकसभा में बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी भी उनका 23.76% सीटें हैं। नए प्रस्ताव के बाद यह 23.87 ये प्रतिशत हो जाती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सभी की सीटें आनुपातिक रूप से बढ़ती हैं। यह हिस्सा छीनने का नहीं बल्कि हिस्सा बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़ कर आंकड़ा पेश किया ताकि क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया जा सके और असली मुद्दे से ध्यान को हटाया जा सके। यहाँ तक कि बहस के दौरान हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम अभी फिर दूसरा प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन सुधार करने के बावजूद भी उस प्रस्ताव को नकार दिया। अतः ये बिल को बेहतर बनाना नहीं था, बस उसे पास नहीं होने देना था। असल में विपक्ष को डर इस बात का है कि अगर यह बिल लागू हो गया तो गांव से, गरीब परिवारों से, मध्यम वर्ग से महिलाएं सीधे संसद में पहुंचेंगी और इनकी परिवारवादी जो केवल और केवल परिवार को ही प्रश्रय दिया है, चाहे वो बिहार में लालू यादव की पार्टी हो, चाहे यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस में राहुल गांधी की पार्टी हो, ये केवल और केवल अपने पति पत्नी, बेटा बेटी को ही अवसर दिया है। इनको महिलाओं से, महिला के आरक्षण से कोई चिंता नहीं है। अतः इन परिवारवादी राजनीति को चुनौती देंगे, इसलिए इस बिल को पारित नहीं होने दिया गया है। ये अपने परिवार की महिलाओं को केवल आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन देश की आम महिला को अवसर देने के विरुद्ध है। इनका पूरा मॉडल इसी बात पर टिका है कि सत्ता कुछ परिवारों तक सीमित रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से बार बार बिना आग्रह किया का जो या अपने पार्टी का जो रूल रेगुलेशन है उससे भी ऊपर उठकर सभी सांसदों से, सभी दल के सांसदों से विनती किया, आग्रह किया, अपनी अंतरात्मा पर विचार करें, अपने परिवार की महिलाओं को याद करें और नारी शक्ति को नए अवसरों से वंचित न करें। गृह मंत्री जी और पसंदीदा कार्य मंत्री जी ने स्वयं सभी सदस्यों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इस विधेयक को समर्थन करने की अपील की, लेकिन
विपक्ष अपने कुकृत से नहीं हटा। श्री अमित शाह जी ने संसद में कहा, इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं और उन लोगों को भी जो प्रगति के रास्ते में बाधा बनते हैं। विपक्ष ने 17 अप्रैल को तय कर लिया कि उन्हें इतिहास किस श्रेणी में याद करेगा। देश की 70 करोड़ माताएं, बहनें और बेटियां इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही नज़दीक से देखा है। आने वाला 2029 का चुनाव जो महिलाओं का आक्रोश है, उस निमित्त ऐसा लग रहा है इस बार महागठबंधन देश से साफ हो जाएगा। कई राज्यों में तो साफ हो चुका है। आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, उसमें भी आप देखेंगे कि महिलाओं का जो आक्रोश है वहाँ पूर्णतः विपक्ष साफ हो जाएगा। सर एक सवाल है, 2023 में नारी शक्ति बंधन जो है कानून आया, वहाँ विपक्ष ने भी समर्थन किया था और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी किया। वहाँ तो ये कानून महिलाओं को लेकर बन गया है कि 543 सीट में जो है 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। अगर अभी दिया जाए तो 181 प्लस महिलाएं सांसद में होगी, लेकिन 2024 के लोकसभा में 18वीं लोकसभा जो हुआ उसमें मात्र दोनों पार्टी से मात्र 74 महिलाएं जो है सांसद पहुंची, मात्र 13 से 14%। एक देश है रवांडा, अफ्रीका की है, वहाँ 1994 में एक भयानक ऐसी घटना हुई और वहाँ जो है 100 महिलाएं में से आज 61 महिलाएं बिना कानून कुछ नहीं बनाया है और वहाँ 161 महिलाएं जो है भी सांसद है। तो यहाँ कानून बनाने का क्या जरूरत? अगर जहाँ सरकार चाह लेगी, दोनों पार्टी के लोग चाह लेते तो महिलाएं को आप दे सकते हैं, लेकिन ये क्या कानून बना के फंसाने का काम हो रहा है? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं जी, आप स्वतंत्र हैं, सभी तरह का सवाल कर सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में हमारा देश ही एक ऐसा देश है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया और उस निमित्त कोई भी बड़ा निर्णय जब होता है उसके लिए कानून बनता है। उसी निमित्त महिलाओं के सम्मान के लिए कानून था। महिला का सम्मान का चीरहरण खुलेआम हो रहा है, वो भी नेताजी के द्वारा। इस पे कुछ कानून बनना चाहिए या नहीं? कानून सभी के लिए है और उस कानून के निमित्त जो दायरे में आते हैं उसको सजा भी होती है। तो क्या जिस तरह से पप्पू यादव महिलाओं और नेत्री के विषय में बोले उन पर कुछ कार्रवाई की जाएगी क्या? जो पप्पू यादव खुद चरित्रहीन है, जो महिलाओं का वोट लेकर चुनाव जीता और इस तरह महिलाओं का अपमान करना घोर भर्त्सना है। हो गया? MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।